सिंह भवेश, समाज सेवा। नमस्कार। तो ऑनर्ड पर्सनालिटी का ये कारवा विभिन्न प्रांतों से होते हुए आ पहुंचा है पटना, और पटना से हम सीधे आ पहुंचे हैं आरा, जहां खास तौर से एक खास अतिथि से हमारी मुलाकात हो रही है। नाम है बहुत जाना पहचाना, डॉक्टर भीम सिंह भवेश, और खास तौर से हमारे देश के लोक सेवक यानी प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी विशेष चर्चा करते हैं अपने मन की बात में, और बताते हैं कि किस तरह डॉक्टर भवेश ने मुसहर जाति के लोगों के लिए लंबे समय तक काम किया है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने अपनी पिछले 5 दशकों की जो सेवा है उस सेवा के लिए इन्हें आज खास तौर से पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज डॉक्टर भीम सिंह भवेश हमारे साथ बैठे हैं। हम उनकी इस यात्रा पे, हम उनकी इस अवदान पे और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति किए गए उनके इस योगदान पे हम चर्चा करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये संघर्ष का कारवा आगे बढ़ा है और किस तरह से ये समाज सेवा का पुनीत कार्य लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह भवेश एक बड़ा नाम है और जाना पहचाना नाम है। हाल में ही आपको पद्म सम्मान मिला है। क्या कहेंगे जब पद्म सम्मान लेते हुए आप राष्ट्रपति भवन लेने जाते हैं और तमाम लोगों के बीच में आपको नेशनल सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, खास काम के लिए, जिस काम के लिए आपने अपना समूचा जीवन समर्पित कर दिया? हमारे दर्शकों को बताएं, वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगता है कि मेरे कुछ दशकों के छोटे प्रयास का प्रतिफल के रूप में जो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया, यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और मैं समाज के प्रति, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे कार्य की पहचान की गई और मुझे सम्मानित की गई। इसके लिए समाज के लोग भी इससे प्रेरित होंगे और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि मेरे प्रयास की सराहना भारत सरकार द्वारा की गई। जी डॉक्टर भवेश, एक बहुत ही माकूल प्रश्न है। जब हम बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार जैसे प्रांत में जहां की जड़ों में जातिवाद है, वहां एक पत्रकार होते हुए भी और साथ साथ सवर्ण होते हुए आपने मुसहर जाति के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। क्या कहेंगे और कैसे इन सब की शुरुआत हुई? यात्रा कहां से शुरू हुई? यात्रा, मैं पेशे से पत्रकार था। न्यूज के सिलसिले में आरा शहर के जवाहर टोला, मुसहर टोला में गया था। वहां की बदतर स्थिति जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए और उसके बाद आरा शहर के 9 मुसहर टोलों में मैं जाने लगा। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कंबल आदि की व्यवस्था करते हुए धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और समाज के सभी लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। और रही बात सवर्ण का और अनुसूचित जाति का सेवा करने का, तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और मैं सवर्ण हूं। मुझे बस यही लगा कि ये जरूरतमंद हैं और मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं, तो मैंने किया। जी डॉक्टर भवेश, मुझे ये आप बताएं कि किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या सामाजिक उत्थान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, संसाधन की अत्यावश्यकता होती है। क्या लगता है किस तरह की समस्याएं आई आपके समक्ष संसाधन से जुड़ी हुई और आपने कैसे लोगों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाई? किन लोगों ने साथ दिया? जी बिल्कुल आई, और साधन तो बहुत आवश्यक है, लेकिन जब साधक के रूप में आप आगे बढ़िएगा तो साधन गौण हो जाते हैं, साधन धीरे धीरे जुटने लगते हैं। मैं बता दूं आपको कि अभी तक मुझे सरकार के द्वारा कभी कोई, पिछले 2 दशक से अधिक समय हो गए, कोई फंड नहीं मिले, लेकिन समाज के संवेदनशील लोगों से, अपने परिजनों से और जो परिचित लोग थे कुछ लोग, उनके माध्यम से काफी सहयोग मिला। वे लोग सामग्री के रूप में कभी मुसहर जाति के बच्चों के लिए बैग दे दिए, कभी कपड़ा दे दिए, कभी जूते दे दिए, कभी कंबल बांट दिए। इसी तरह से कारवां बढ़ता गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब कोई अभियान शुरू किया जाता है तो उसमें साधन बहुत बाधक नहीं बनता है, साधन अपने आप चला आता है। आप अपने कारवां को बढ़ाते रहिए, साधन खुद ब खुद
जुड़ जाता है। जी, चूंकि जब हम बिहार की चर्चा करते हैं, अत्यंत पिछड़े राज्यों में आज भी इसकी गिनती होती है। रोजगार की समस्याएं, तमाम बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा नहीं है और बेसिक स्तर पे बहुत सुधार की जरूरत है। मुसहर जाति, जिस जाति के लिए आपने काम किया है और लगातार आगे काम भी कर रहे हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याएं आप पाते हैं और उन्हें क्या बेसिक मौलिक संसाधनों की आवश्यकता है? यह बड़ा जटिल प्रश्न आपने किया है। मुसहर जाति के लोग आज बिहार में लगभग 3% लोग जनगणना के हिसाब से हैं और इस जाति की आबादी लगभग 40 लाख है बिहार में। इनकी साक्षरता दर आज भी 5 से 7% है। मुसहर टोलों में, जो कि अमूमन गांव से दक्षिण और पश्चिम कोने पर बसे होते हैं, शौचालय नहीं है। इनके यहाँ पेयजल की गंभीर समस्या है, नाली गली की समस्या है। इनके बच्चे, मैं समझता हूं कि 70 से 80% बच्चे ड्रॉप आउट के शिकार हैं। ये 8x8 के कमरों में रहते हैं। अभी तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए मुसहर जाति बिल्कुल हाशिए पर खड़े हैं। इनके लिए सरकार को और समाज को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी, डॉक्टर पवेश, हम मानते हैं कि आपको पद्म सम्मान दिया गया है आपके पुनीत कार्यों के लिए, जो आपने मुसहर जाति के लिए किया है। अगर हम मानवीय संवेदना की दृष्टि से देखें तो हम ये पाते हैं कि तमाम ऐसी चीजें हैं या बहुत सारी उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा है इस जाति को। कोई ऐसी मार्मिक घटना आपके सामने या समक्ष आई हो जब आप काम कर रहे हो फील्ड में या आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हो और आपको किसी घटना ने बहुत उद्वेलित किया हो भीतर से, वो हमारे दर्शकों को बताएं। अक्सर आते रहते हैं, एक नहीं कई घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी किसी टोले में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग फोन करते हैं कि इनका दाह संस्कार करना है, लकड़ी खरीदना है। तो हमको लगता है कि आज ये लोग 3000-4000 के लिए भी मुहताज हैं। और किसी किसी टोले में जाइएगा तो करीब 400 से 500 की आबादी रह रही है और एक चापाकल है। पानी के लिए पूरे दिन तक लाइन लगा रहता है। बहुत ही मार्मिक स्थिति में महिलाएं रहती हैं, टीबी के पेशेंट हैं, वो लोग नहीं जाते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। टोले में आज के दिन भी हम समझते हैं कि 30 से 40% महिलाओं का प्रसव टोले में होता है और वो लोग आज भी कहती हैं कि हम वहां जाएंगे तो अमुक टोले में मुझे पैसा लगेगा, और घर में हो जाता है तो 200 रुपया 250 रुपया में नरकटाई दिया जाता है। अब मार्मिक परिस्थितियों का वर्णन करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि रोज रोज उससे सामना होता रहता है। और अवैध शराब भी उनके टोले में काफी बिकते हैं, बनते हैं और लोग पीते हैं। उनके मैंने यही समझिए कि गरीबी के दुष्चक्र में जो पीस रहे हैं मुसहर जाति के लोग, इनसे निकालना बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उनकी परिस्थितियों से जब जमीन पर कोई जाएगा तभी वाकिफ हो जाएगा। जी, चूंकि बिहार में विभिन्न जातियां मिलजुल कर रहती हैं और अनेक जातियों का सम्मिश्रण है, डेमोग्राफिक तरीके से अगर हम देखें या भौगोलिक स्थिति की बात अगर हम करें तो ये जो मुसहर जाति है बिहार के किन किन जिलों में है और कहां कहां फैली हुई है, इनकी संख्या क्या है और आपका जो काम है बेसिकली मूल रूप से वो किन किन इलाकों में है? देखिए, मुसहर जाति बिहार के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इस जाति के लोग और दक्षिणी इलाकों में जहां धान वगैरह की खेती होती है खरीफ में, वहां उन इलाकों में ज्यादा है जी। लेकिन आज के डेट में जो आप बोले भौगोलिक स्थिति है, जातिगत स्थिति भी इनका है। ये अनुसूचित जाति में के गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब हैं मुसहर जाति के लोग। इनके हमारे जिले में, भोजपुर जिले में यदि हम बात करें तो 212 मुसहर टोले हैं। सासाराम में, गया में, कैमूर में, बक्सर में, आपके छपरा में, सिवान में, हर जगह मुसहर जाति के लोग हर जगह हैं। और लगभग हर जगह मुसहर जाति की कमोबेश यही स्थिति है। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति काफी दयनीय है। आपकी जो ये सामाजिक यात्रा रही है, लंबे समय से चल रही है, मुझे लगता है तकरीबन 2 दशक से भी ज्यादा हो गए आपको इनके साथ काम करते हुए। क्या क्या काम है? क्या आप उस काम का, अपने कामों का क्लासिफिकेशन करेंगे? किस तरह के कार्य आपने किया है? क्या क्या मूल रूप से आप उनके लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं या उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किस तरह का योगदान दे रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि सारे समस्याओं का निदान कर सकता है। तो मेरा काफी फोकस होता है उनकी शिक्षा पर। अभी तक करीब
8,000 से अधिक बच्चों का विद्यालयों में हमने नामांकन कराया है। लेकिन समय पर कपड़ा नहीं मिलने, छात्रवृत्ति नहीं मिलने और इनके परिजनों में, इनके अभिभावकों के बीच जागरूकता का अभाव के कारण ये ड्रॉप आउट के शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी शिक्षा के मामले में काफी जागरूकता अब आ रही है, अभी और जरूरत है। दूसरे नंबर पर मेरा स्वास्थ्य रहता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुसहर जाति के लोग काफी पिछड़े हुए हैं, जागरूकता का घोर अभाव है। आज भी ये लोग जादू टोना के फेर में रहते हैं। ये लोग, हाँ जी, ये लोग मानते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाने से बेटर है कि पहले उझाई करा ले, और इसी में इनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। मैं इनके बीच अब तक करीब 118 स्वास्थ्य शिविर लगवा चुका हूं, जिसमें 17,000 से अधिक लोगों का इलाज और दवा वितरण कराया है। करीब 3200 लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलवाया है। 87 अनाथ बच्चों को बिहार सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है परवरिश, जिसमें अनाथ बच्चे के पालक को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। हमने 87 अनाथ बच्चों को परवरिश योजना का लाभ दिलाया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति है, NMMS, उससे भी 142 से अधिक बच्चों को लाभान्वित कराया है। मेरा प्रयास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ वे लोग अब रोजगार की ओर बढ़ें। इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं और निरंतर इसमें आगे बढ़ने की मेरी संभावना है, क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग मिल रहा है। जी सर, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें और बजटिंग की बात करें, मुझे लगता है बिहार से जो भी बजट्स दिए जाते हैं, राज्य स्तर की जो बजट है, उसमें बहुत सारा एक बड़ा हिस्सा जो है ये मूल रूप से वैसी जातियों के लिए और वैसे वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है जो आर्थिक रूप से हाशिए पे है या सामाजिक रूप से हाशिए पर है। क्या कारण है कि आज भी मुसहर जाति आगे नहीं बढ़ पा रही है या समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रही है? मूल वजह क्या मानते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि किसी भी योजना के कार्यान्वयन के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी योजना की जानकारी, उसके बारे में लाभुकों को उसकी समझदारी, तब उनकी भागीदारी होगी। क्योंकि मुसहर जाति के लोग बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। वे आज भी ब्लॉक वगैरह में नहीं जाते हैं और समाज के लोग मान कर चलते हैं कि ये अमुक चीज, व्यवहारिक रूप से नहीं जाते हैं, सैद्धांतिक रूप से उनका विकास होने वाला नहीं है। आज मैं बता दूं आपको कि आज की तारीख में मुसहर जाति आयोग बनाने की जरूरत है और समय का इंतजार कीजिए। जिस तरह से पिछड़ी जाति में अति पिछड़ा का व्यवस्था की गई है, उसी तरह अनुसूचित जाति में अगर मुसहर जाति को अति पिछड़ा मान करके आरक्षण से लेकर के संरक्षण तक की व्यवस्था नहीं की गई, तो ये अभी 10 को लग जाएंगे इनको अन्य जातियों के समकक्ष आने में। इवन अनुसूचित जाति में भी ये बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए हैं। नहीं, बट हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशंस है दलित, महादलित की जो वर्गीकरण किया गया है, तो सिर्फ मुसहर जाति ही क्यों? मेरा सवाल ये है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों का भी ये सवाल होगा, क्योंकि जातिगत रूप से अगर हम देखें तो इसका ताना बाना बहुत उलझा हुआ है बिहार में। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन्हें संसाधन की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है और जिन्हें प्रगति के पथ पर लिए जाने की आवश्यकता है। तो सिर्फ मुसहर ही क्यों? मुझे लगता है और भी कई जातियां हैं जिन पे हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो आपने मुसहर जाति को ही क्यों फोकस किया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुसहर जाति जो है ना, अनुसूचित जाति में अन्य जातियां जो हैं, जैसे पासवान हुए, चमार जाति हुई, पासी, धोबी, ये लोग इनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। इसलिए मुसहर जाति पर मैंने इसलिए फोकस किया है कि मुसहर जाति अभी हर मामले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक रूप से हर मामले में पिछड़ी हुई मुसहर जाति, इसीलिए हम उनको केंद्रित करके काम कर रहे हैं। क्योंकि अन्य जातियों की आज तो कई अनुसूचित जाति में कई ऐसी जातियां हैं जो स्वर्ण जाति के बराबर समानांतर उनकी शैक्षणिक स्थिति हो गई है, उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई है। इसलिए आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि मुसहर जाति को भी समाज और सरकार आगे बढ़ाए, ताकि ये अनुसूचित जाति में भी
एक बराबरी का दर्जा पर पहुंच सके। जी जी हाँ, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे खास शख्सियत से, खास हस्ती से, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी और आर्थिक विद्रूपताओं के बावजूद भी अपनी जो धैर्य के साथ मशाल को जलाए रखा है, समाज सेवा के भाव को जागृत रखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी कार्य के लिए उन्हें हाल में ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर भवेश एक बहुत अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और साथ ही उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक की रचना भी की है। हम उनसे इस पे चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि वो पुस्तक क्यों खास है। आपने कोई पुस्तक भी लिखी है डॉक्टर भवेश, क्या है वो पुस्तक, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरी पुस्तक है, 4 पुस्तकें हैं मेरी। सानिध्य का संस्मरण, नेम प्लेट, हाशिए पर हसरत और कलकत्ता से कोलकाता। हाशिए पर हसरत पुस्तक जो है बिल्कुल मुसहर जाति की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर केंद्रित है। इस पुस्तक में मुसहर जाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसका लोकार्पण राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने किया था और आज यह पुस्तक एक मानक बन गया है। मुसहर जाति के बारे में जो जहाँ रिसर्च कर रहे हैं लोग या थोड़ी जानकारी रखना चाहते हैं, वो इस पुस्तक को पढ़ते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद अब आपको मुसहर जाति के बारे में स्वयं पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको लगेगा कि मैं अपनी सामाजिक संस्था नई आशा के माध्यम से मुसहर जाति को ही क्यों चुना है। जी, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें और अपने नए सेगमेंट की तरफ आगे बढ़े, हम डॉक्टर भवेश से जानने की कोशिश करेंगे कि देश के नाम संदेश क्या है पद्म सम्मान मिलने के बाद। वो हमारे दर्शकों के लिए और देश भर से उनको सुनने वाले लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। ओवर टू यू, क्या संदेश है देश के नाम, राष्ट्र के नाम? मेरा यही आग्रह है, संदेश है राष्ट्र के नाम कि जो भी सक्षम हैं वे अपने कुछ आय या समय जरूरतमंदों के बीच दें। मैं तो ये भी चाहूँगा कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं उनको ईच वन टीच वन के फार्मूले पर हर व्यक्ति, चूँकि जीवन नश्वर है, अब जब आप अंतिम अवस्था में पहुँचेंगे या नहीं रहेंगे तो लोग आपकी कृतियों के माध्यम से ही आपको जानेंगे। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं जाने जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जो लोग भी सक्षम हैं वे समाज के जरूरतमंदों के बीच अपना समय दें, अपने धन खर्च करें और उनका मनोबल बढ़ाएं कि वे भी समाज के अन्य लोगों के बराबर हों और इसी के आधार पर समाज और देश का सर्वांगीण विकास होगा। जी हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है फायर राउंड क्वेश्चंस, जिसमें हम एक शब्द में उत्तर लेते हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर, आप रेडी हैं? क्वेश्चन फायर राउंड हमारा है। इस सेगमेंट में हम एक सवाल पूछते हैं और आपके एक शब्दों में जवाब आना चाहिए। तो आप रेडी हैं उसके लिए? जी, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि डॉक्टर भवेश, अगर डॉक्टर भवेश पत्रकार ना होते, समाज सेवी ना होते तो क्या होते? बिल्कुल, अब इसके बारे में तो मैं भी खुद नहीं समझता हूँ कि ईश्वर जहाँ ले जाए ले गए, मैं वहीं हूँ जी। इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं कहाँ होते। भारत के लिए एक सपना जो डॉक्टर भवेश देखना चाहते हैं, कोई एक सपना? शिक्षा का स्तर बेहतर हो भारत में। जी, अगले 10 वर्षों में बिहार को कहाँ देखते हैं वो? बिहार को हम तो चाहेंगे कि टॉप 10 में कम से कम शामिल हो जाए। जी, कोई ऐसी स्मृति, कोई ऐसी बात जिसे आपके जाने के बाद भी दुनिया याद करती रहे? मेरे सूक्ति वाक्य मेरे बारे में? मैं तो अब यही अब पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ। अब लोग मेरे जाने के बाद, मेरे नहीं रहने के बाद किस तरह का गणना करेंगे ये तो लोगों पर निर्भर है। जी, आपके गांव के लिए कोई ऐसा सपना जो अभी तक अधूरा है? गांव में मैंने एक पुस्तकालय बनवाया है और मेरा सपना यही है कि हमारे गांव के लोग हमारे आग्रह पर अधिक से अधिक शिक्षित होकर के देश में अपना नाम रोशन करें, तो लगे कि भीम सिंह भवेश के गांव के लोग हैं, यही मेरा सपना जी। भीम सिंह भवेश अगले जन्म में, यानी इस भारत की मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, अगले जन्म में वो कहाँ आना चाहेंगे? मैं पुनः चाहूँगा कि अगले जन्म में भी मेरा भारत में ही, क्योंकि भारत से बड़ा अच्छा कोई देश नहीं है, मैं भारत में ही जन्म लेना चाहूँगा। जी, अगर एक शब्द में बिहार को परिभाषित करना पड़े तो कैसे करें? बिहार जिस तरह से प्राचीन में गौरवशाली था,
आज भी वही होना चाहिए। हम सबको मिलजुल करके बिहार को संवारना चाहिए, सजाना चाहिए। जी, देश भर से सुनने वाले छात्रों को जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक संदेश। छात्रों के लिए संदेश है मेरा कि आप पढ़िए और अपने जहाँ जाएंगे वहाँ से ऐसा कुछ कीजिए कि आपको भी आपकी भावी पीढ़ी याद करे कि अमुक व्यक्ति, अमुक जो छात्र थे वह व्यक्ति बन चुके हैं और हम लोगों को प्रेरणा स्रोत रहें। जी, तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट समाप्त होता है। यहीं पे बहुत ही माकूलता के साथ इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले किसी खास एपिसोड में हम किसी खास पद्मश्री से मिलेंगे और एक ऐसे ही पद्मश्री से जिसकी यात्रा तदंतर जारी रहे। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर भवेश से, भीम सिंह भवेश जी से, जो एक पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, लेखक हैं और चिंतक हैं, विचारक भी हैं। हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं देश तक ऐसे ही चिंतक लगातार आते रहें, इनकी श्रृंखला लंबी होती रहे और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र इनके पुनीत कर्तव्यों से आगे बढ़ता रहे और इनकी स्मृतियां भारत के इतिहास में दर्ज होती रहे। इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में किसी खास पद्मश्री के साथ। तब तक दें इजाजत। नमस्कार सर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। नमस्कार।